हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज अब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे हम 30 जून 2021 का। तो ये बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, देखिए, एक बार फिर से जो इलेक्शन की तैयारियां हैं वो फिर से शुरू हो गई हैं। यूपी में जो इलेक्शन होने वाले हैं, असेंबली इलेक्शन 2021, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और ये जो हाथी है वो आपको पता है सिंबल किसका है। बसपा का ये सिंबल है, बीएसपी का। तो ये मायावती जी को यहाँ पर दिखाया गया है और इस हाथी को जगाने की स्थिति में ये दिखाया गया है कि हाथी जी आप जाग जाइए, अब इलेक्शन का टाइम आ गया है। दोस्तों, फिर से हमारे देश में जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात पहले चलाई गई थी, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आपको ये ठीक लगता है या ये गलत लगता है कि ये बार बार हमारे देश में जो हर साल कहीं ना कहीं पे इलेक्शन होते रहते हैं, वो स्थिति ज़्यादा ठीक है या वन नेशन वन इलेक्शन वाली स्थिति ज़्यादा ठीक है। तो इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, इन सब को डिस्कस करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने डाटा एनालिसिस की तरफ। दोस्तों, आज के जो डाटा एनालिसिस में बात की गई है वो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर बात की गई है। उसके जो डाटा है उनको प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, आपको पता ही है कि जो अभी कोविड-19 का समय चल रहा है, ऐसी स्थिति में इस महामारी के समय में जो हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चा होता है, अस्पताल में जो खर्चा होता है वो बहुत ही भारी होता है। ऐसी स्थिति में जब लोगों के पास में नौकरी भी नहीं है और उनकी जो सैलरी है, कई लोगों के पास में अगर नौकरी है तो उनकी सैलरी आधी हो गई है या तो उन्हें मिल नहीं रही है। ऐसी स्थिति में अगर किसी को कोविड हो जाए या कोई अन्य बीमारी भी ऐसी स्थिति में हो जाए तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा भार यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो एक बहुत ही यूज़फुल जो चीज़ है उसके रूप में निकल के आता है। और कई गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं उनके द्वारा भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है और प्राइवेट जो लेवल पे है वहाँ पर भी हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल किया जाता है। ये गवर्नमेंट जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं उन पर भी ये लागू होता है, उनके द्वारा भी ये सुविधा प्रदान की जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं उनको यूज़ में लेकर भी हम इस हेल्थ इंश्योरेंस को काम में ले सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही जो आज ये डाटा प्रस्तुत किया गया है एनएसएसओ के द्वारा, जो नेशनल सैंपल सर्वे का ऑफिस होता है, उसके द्वारा ये डाटा प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, नेशनल एनएसएसओ की फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर ये काम करता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। तो ये कुछ एनएसएसओ के बारे में बेसिक जानकारी है जिसे आप ध्यान में रखिएगा। इसकी जो मिनिस्ट्री है उसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसकी मिनिस्ट्री है। तो आइए देखते हैं इस डाटा में क्या विशेष है। इस डाटा में बताया गया है कि जो बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात हैं, इसमें 40% से भी कम जो लोग हैं उनके फैमिली में एक कम से कम एक मेंबर जो है उसके पास में हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल है। ऐसी जो नंबर है वो 40% से भी कम लोगों का है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार ये बताया गया है। इसके अलावा जो कई स्टेट हैं वहाँ पर तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने वाले जो लोग हैं उनका जो लेवल है वो बहुत ही कम है और कई जो स्टेट्स हैं वहाँ पर इनका लेवल बहुत ज़्यादा है अन्य जगहों से। तो इस प्रकार से जो डिफरेंट सिनेरियो देखने को मिल रहा है, कई जगह जो ऐसी स्थिति वो पैदा होती है वो गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर ऐसी स्थिति पैदा होती है। लोगों को जो गवर्नमेंट स्कीम्स की अवेयरनेस नहीं होती है, उनकी जानकारी नहीं होती है, तो उस अवेयरनेस को भी हम लोगों को बढ़ाया जाना चाहिए और सरकार को ऐसे कार्य किए जाने चाहिए जिससे कि जो रूट लेवल है, जो अर्बन लेवल है, वहाँ पर भी ये जानकारी पहुँचे और वो लोग
पैसे के अभाव में जो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ उन्हें जाना पड़ता है, तो वहाँ पर ज़्यादा खर्चा होता है। ऐसी स्थिति में वो इस गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा उठाकर और अपना इलाज करा सकते हैं और कम पैसों में। या कई स्टेट जैसे हैं वहाँ पर तो पैसे भी नहीं लगते हैं, फ्री इलाज होता है। तो वैसी बात इस डाटा में कही गई है। साथ ही बताया गया है कि जो परसेंटेज है वो बहुत ही पुअर है, जैसे कि JNK में ये सिर्फ 12.7% है, जो जहाँ पर से कम एक जो मेंबर है वो हेल्थ इंश्योरेंस के कवरेज में आता है। ऐसी स्थिति में कभी अगर मान लीजिए कोई सीवियर बीमारी अगर किसी फैमिली के किसी मेंबर को हो जाए, या कमाने वाले जो आदमी हैं, जो भी पर्सन है, उनको अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए तो उनको बहुत ही विकट स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। इस प्रकार यह डाटा यहाँ पर दिया गया है। और कुछ जो स्टेट हैं उसमें ये रेशियो जो नेशनल रेशियो है उससे काफ़ी ज़्यादा है, और कई जो स्टेट हैं वहाँ पर ये जो रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। बिहार और महाराष्ट्र, कर्नाटका जैसे जो स्टेट हैं जिन्हें हम डेवलप्ड स्टेट मानते हैं, उनमें ये रेशियो बहुत ही कम है। और आसाम में जो ये रेशियो है वो 60% तक है। तो आसाम जैसे स्टेट में ये रेशियो नेशनल कवरेज से भी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। ये डाटा को एक बार देखते हैं। JNK, मणिपुर, बिहार, महाराष्ट्र, नागालैंड जैसे जो स्टेट हैं उसमें जो अर्बन कवरेज है परसेंटेज का, कोई भी एक मेंबर इसमें जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में है वो 19.2% है, और रूरल एरिया में 10% ही है। जो टोटल है 12.7% कवरेज है। साथ ही मणिपुर में 14.2 कवरेज है। इसी के साथ जो नागालैंड में है वो 20.5% है। सिक्किम में जो है वो 25.8% है। 29% वेस्ट बंगाल में है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि 46% केरला में है, और जो 70% है वो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में मतलब जो सबसे ज़्यादा रेशियो है जहाँ पर कोई एक पर्सन फैमिली में इंश्योर्ड है। तो यह एक बहुत अच्छी बात है आंध्र प्रदेश की, जहाँ पर कम से कम एक जो पर्सन है वो कम से कम इंश्योर्ड है। अगर उसे कोई तकलीफ़ होती है तो वो इस इंश्योरेंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही जो गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर जो ये लोग आते हैं तो उनका रेशियो भी यहाँ पर 100% है। इसका मतलब ये साफ है कि जो ये 70% लोग हैं जो इंश्योर्ड हैं वो ओनली सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए इंश्योर्ड हैं, और किसी प्राइवेट स्कीम को इन्होंने नहीं ले गया। 100% डाटा पूरा आंध्र प्रदेश का जो है वो गवर्नमेंट स्कीम्स का है। इसके अलावा JNK का 84% है। यहाँ देखिए 29% रेशियो से बिहार का आ रहा है। इसका मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स की बिल्कुल भी अवेयरनेस वहाँ पर नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम्स की अवेलेबिलिटी जो रूट लेवल पे या अर्बन लेवल पे या रूरल एरिया पे होनी चाहिए वो नहीं है। इसके साथ ही 3.5% जो कवरेज है वो आसाम में है। ये बहुत ही कम कवरेज है गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर। इसके अलावा जो हाउस होल्ड के द्वारा जो घर के लोग हैं उनको पब्लिक सेक्टर में जाकर जो दिखाते हैं, पब्लिक सेक्टर का के मेडिकल फैसिलिटीज़ का उपयोग किसके द्वारा ज़्यादा किया जाता है, और उसमें भी JNK 91% पर है। JNK के द्वारा पब्लिक सेक्टर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो त्रिपुरा है उसका रेशियो भी परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा आप देखेंगे जो 41% है उसमें आंध्र प्रदेश का 41% आ रहा है। 41% के हिसाब से आप देखेंगे इस डाटा में जो 70% लोग हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में है, और 100% रेशियो है उसका वो गवर्नमेंट स्कीम्स में है। लेकिन ये लोग फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काफ़ी लोग जा रहे हैं। 41% जो लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, जबकि 100% कवरेज गवर्नमेंट स्कीम्स का है। तो इस प्रकार ये लोग गवर्नमेंट स्कीम्स में अपना एनरोलमेंट कराकर भी गवर्नमेंट स्कूल हॉस्पिटल को यूज़ नहीं कर रहे हैं पूरी तरीके से। 41% लोग ही ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी परसेंटेज JNK में 7.4% है, जो कि बहुत कम है। 62% देखेंगे आप महाराष्ट्र में है, और 38.3% इसमें है। 52% जो है वो आंध्रा में है। आंध्रा में 52% लोग
हैं 100% ये गवर्नमेंट स्कीम्स में एनरोल्ड हैं, और 52% जो लोग हैं वो इन स्कीम्स का जो उपयोग कर रहे हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं। ऐसा डाटा इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको यहाँ पर बढ़ावा देने की बात कही गई है, और उसको बढ़ावा देना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो कभी अगर काम नहीं आती है तो इससे काफ़ी समय गुजर जाता है, ये काम नहीं आती। लेकिन अगर आपको कोई सीवियर बीमारी हो जाए या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जिसमें बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल का खर्चा होना हो, तो ऐसी स्थिति में जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो बहुत ही काम आता है। तो ऐसी स्थिति में हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना पड़ता है, और इसका कोई जो 4 से 5 मेंबर पे अगर कोई फैमिली है तो उसमें 12 से 15 हज़ार का इसमें हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा आता है। तो कोई मेजर खर्चा भी इसमें नहीं है, सालाना यह खर्चा होता है। तो इस प्रकार हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से भी कई स्टेट हैं वो गवर्नमेंट स्कीम्स चलाते हैं, और कई स्टेट हैं जिनके द्वारा फ्री स्कीम्स भी चलाई जाती हैं। ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि इन स्कीम्स का पूरा फ़ायदा उठाएं और हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज लेकर चलें, जिससे कि भविष्य में कोई भी परेशानी हो तो उससे निपटने में हमें आसानी हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले एडिटोरियल की तरफ। दोस्तों आज के इस आर्टिकल में जो हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारी सेना के ऊपर जो ड्रोन के द्वारा जो अटैक किया गया है उसके बारे में चर्चा की गई है, और इस तरह के जो अटैक हैं उन्हें बहुत ही ख़तरनाक बताया गया है कि इस प्रकार के जो अटैक हैं वो हमें ख़तरे में डाल सकते हैं, और इन अटैक्स को रोका जाना चाहिए। इनके खिलाफ जो है एक नेशनल और इंटरनेशनल लॉ क्रिएट किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा जो ये अटैक्स हैं वो रोके जा सकें। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। आर्टिकल में बताया गया है कि जो ड्रोन्स के जो अटैक हैं वो 27 और 28 जून को हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर का जो एयर इंडिया का बेस था उसके ऊपर की गई थी। हालांकि वहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रकार के जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति नहीं उसमें सवार होता है, उसके द्वारा वो चलाए नहीं जाते हैं। कोई दूरस्थ स्थान पर जो व्यक्ति उसे रिमोट कंट्रोल से इस व्हीकल को चलाता है, ऐसा व्हीकल को अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहा जाता है, जो एक वेपन के रूप में यूज़ किए जा रहे हैं आजकल। और इस प्रकार का जो अटैक है वो पहली बार नहीं हुआ है। इस प्रकार का अटैक पहले 2018 में सीरिया में भी किया गया था, जहाँ पर सीरिया के जो विद्रोही थे उन्होंने रशियन जो मिलिट्री वहाँ पर सीरिया में तैनात थी उसके ऊपर इस प्रकार का अटैक किया था। इसके अलावा जो हथौड़ी थे उनके द्वारा भी इसी प्रकार से बमबारी की गई थी। सऊदी अरेबिया का जो ऑयल सेटअप था उसके ऊपर इसी ड्रोन के द्वारा अटैक किया गया था। ऐसी स्थिति भी वहाँ पर भी पैदा हुई थी। तो इस प्रकार का जो टेरर को उपयोग में लेने का जो ये नया रेजिम चला है उसे हमें तुरंत प्रभाव से रोकने की ज़रूरत है, और अगर इसे बढ़ावा अगर दिया गया और नहीं रोका गया तो काफ़ी सारे वायलेंस और अन्य जो तोड़फोड़ हैं या किसी प्रकार की जो कैजुअल्टी हैं उनका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में इनके द्वारा कही गई है। और दूसरा जो ये वेसेनर अरेंजमेंट और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम के बारे में बात की गई है कि इस प्रकार का एक ये एग्रीमेंट बना हुआ है, लेकिन इस एग्रीमेंट में कोई भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ये बाइंड नहीं करता है। दूसरा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसे अभी अपनाया नहीं गया है। तो ऐसी स्थिति में जो देश हैं उनके ऊपर इसका कोई भी दबाव नहीं है इसे मानने के लिए, और इस प्रकार ये जो ट्रीटी है वो काफ़ी हेल्पफुल नहीं है इस चीज़ को कंट्रोल करने में। तो आज की जो टू द पॉइंट सेक्शन रहेगा उसमें हम इसी ट्रीटी के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। टू द पॉइंट सेक्शन में इस ट्रीटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है, और साथ ही जो भारत के इसमें जो स्थिति है, भारत के ऊपर जो ये अटैक हुआ है उसकी जिम्मेदारी अगर अभी
अभी तक किसी ने नहीं ली है, लेकिन लश्कर तैयबा का यह काम बताया जा रहा है, जैसे कि पाकिस्तान ने शह दे रखी है। तो ऐसी स्थिति में देशों को चाहिए कि वो इस प्रकार के जो अटैक होते हैं उन अटैक्स को लेकर एक साझा रणनीति तैयार करे और सभी के ऊपर उसे माने, और जिस पर पाकिस्तान जैसे जो देश हैं जो टेररिज्म को जो बढ़ावा देते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्हें हर चीज़ से बाउंड किया जाना चाहिए कि इस प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेररिज्म को बढ़ावा देती हैं उन्हें वो अपने यहाँ पर पनाह नहीं दे और उन्हें बढ़ावा नहीं दे। तो इस प्रकार का जो अटैक है वो भविष्य में नहीं हो, ऐसी स्थिति को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। 2008 का जो हमारा मुंबई का अटैक था वो भी इसी तरीके का अटैक था, उसमें भी ये एरियल व्हीकल यूज़ किया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ बात की गई है और यह भी सजेशन दिया गया है कि जो इंडिया है वो इंडिया आज की देश में बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है, और वर्ल्ड में जो इंडिया के द्वारा कोई भी अगर प्रस्ताव रखा जाता है तो उसे समझा जाता है, माना जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति में अगर भारत के द्वारा इस स्थिति को, इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाया जाए और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात की जाए इस प्रॉब्लम पे, तो ज़रूर इसका कोई निष्कर्ष निकल सकता है। ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इस एडिटोरियल में जो बात की गई है वो जो फिल्म्स के सेंसरशिप हैं उसको लेकर बात की गई है। हाल ही में कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले जो सरकार ने ड्राफ्ट सेंसरशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। उस चेंजेस को लेकर इसमें बात की गई है कि जो सरकार के द्वारा पहले भी सिनेमा को दबाया गया है और इसी प्रकार जो न्यू लॉज अभी लाए गए हैं या इन्हें लाने की बात की जा रही है, इसके द्वारा भी अब सिनेमा को नए सिरे से दबाने की बात की जाएगी। इससे पूर्व जो फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल था, जो अगर कोई भी फिल्म को सर्टिफिकेशन मिलता था, सर्टिफिकेशन में जो भी डिसीजन लिया जाता था उस डिसीजन के अगेंस्ट में अगर जो भी प्रोड्यूस करने वाले हैं पिक्चर को या बनाने वाले लोग हैं वो इसमें अपनी अपील कर सकते थे। ऐसा ये ट्रिब्यूनल पहले बनाया गया था, इसे अभी सरकार ने हटा दिया है, बंद कर दिया है। तो इस प्रकार का डिसीजन भी सरकार के द्वारा लिया गया है जो कि फिल्म के मेकर्स के अगेंस्ट में बताया गया है और इस डिसीजन को अच्छा नहीं बताया गया। तो ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है। चलिए पहले समझते हैं कि जो अमेंडमेंट है इसमें क्या मुख्य बातें कही गई हैं। दोस्तों, इस अमेंडमेंट के जो सबसे पहले के प्रोविज़न्स हैं, सबसे पहले जो इसमें मुख्य बातें हैं वो मुख्य बातें इस प्रकार हैं। इसमें जो रिवीजन का पावर सरकार ने अपने पास में रखा है कि अगर सेंट्रल बोर्ड ने अगर जो सर्टिफिकेट जारी किया है किसी फिल्म के लिए या किसी भी प्रोग्राम के लिए, वो सर्टिफिकेट से अगर केंद्र सरकार अगर खुश नहीं है या उसे ठीक नहीं समझती है तो उसका रिविजनरी पावर इन्हें दिया जाएगा और इस रिविजनरी पावर के अंतर्गत उसे वापस से री एग्ज़ामिन किया जाएगा। री एग्ज़ामिन करने के लिए वापस से भेजा जा सकता है। इसके अलावा जो एज बेस्ड जो सर्टिफिकेशन है उसे भी रिवाइज़ करने की बात कही गई है। पहले यू ए और ए जो सर्टिफिकेट हुआ करता था ये यूनिवर्सल सर्टिफिकेट हुआ करता था, यानी सब लोगों के लिए था। यूए का मतलब यूनिवर्सल और एडल्ट से संबंधित था और ए का जो मतलब था वो एडल्ट से संबंधित था। तो इस प्रकार पहला जो सर्टिफिकेशन दिया जाता था, अभी इस सर्टिफिकेशन को चेंज करके यूनिवर्सल एडल्ट 7+ और यूए 13+ और यूए 16+ एज ग्रुप में जो इसे है डिवाइड किया गया है। इस प्रकार का न्यू सर्टिफिकेशन इसमें प्रोवाइड किया गया है। साथ ही जो पायरेसी को लेकर जो इसमें प्रोविज़न किया गया है उसमें भी कई पेनल्टीज इसमें लगाई गई हैं और इसे पनिशेबल जो ऑफेंस बनाया गया है इस नए प्रपोज अमेंडमेंट में। इसके अलावा जो इटर्नल सर्टिफिकेट है, पहले जो सर्टिफिकेट दिया जाता था CBFC के द्वारा वो 10 साल के लिए दिया जाता था, 10 साल के लिए यह वैलिड होता था। अभी इस सर्टिफिकेट को जो हमेशा के लिए बना कर दिया गया है, हमेशा के लिए यह सर्टिफिकेट है जो वैलिड होगा। तो ऐसे बात इस अमेंडमेंट में कही गई है। तो ये चारों कुछ अमेंडमेंट हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल
19A जो देशद्रोह के आर्टिकल के रूप में भी इसे देखा जाता है। आप जानते हैं कि इसे ये हाल ही में न्यूज़ में भी चल रहा है और सेडिशन को लेकर जो इसके यूज़ की बात कही गई है तो उसको भी इस अमेंडमेंट में जोड़ा जाएगा। और देश की इंटीग्रिटी और संप्रभुता और अखंडता को तोड़ने के लिए या इस प्रकार की कोई गतिविधि अगर किसी फिल्म में शामिल होती है तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है इसमें आर्टिकल में जो मौलिक अधिकार जो दिया गया है और उसे भी सीज करने की बात इसमें कही गई है कि उसके अकॉर्डिंग भी जो इसमें रोक लगाई जा सकती है इस मौलिक अधिकार पे, उसके अंतर्गत भी इसमें कार्रवाई की जा सकती है। तो ऐसी बात इस अमेंडमेंट में कही गई है, उसी को लेकर इस आर्टिकल में चर्चा। तो इस आर्टिकल में मेन यही बात कही गई है कि जो सरकार के द्वारा पहले भी ऐसे जो धाराएं लगाई गई हैं, ऐसे स्थिति पैदा की गई हैं जब फिल्म मेकर्स जो किसी भी अगर लाइव सिचुएशन को अगर प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं या सरकार की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है उसे दर्शाने की कोशिश करते हैं तो सरकार के द्वारा ऐसी स्थिति पैदा की जाती है। और सिनेमा को अलाइव रखने के लिए कई लोगों ने देश में नहीं विदेश में भी कार्य किया है। जैसे ईरान में कई जो डायरेक्टर हैं अब्बास किर्तोसमी करके और माजिद मजीदी, इन लोगों ने कई चैनल्स के लिए और कई सिनेमा के जो सीरियल्स थे उनके लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है। इसके अलावा जो 1975 में जब एमरजेंसी लगी थी तो अमृत नाहटा के द्वारा एक सीरियल शुरू किया गया था जो किस्सा कुश्ती का इसका नाम था। इसे भी पाबंद कर दिया गया था। 1975 में इसे रिलीज़ नहीं होने दिया गया था, जिसे 1978 में वापस से फिर से रिलीज़ किया गया था रिवाइज़ कर कर। तो ऐसी स्थिति देश में पैदा होती है जब कभी देश के द्वारा देश की सरकारों के प्रति उनके किसी डिसीजन को प्रस्तुत करने के लिए जनसाधारण तक उन्हें पहुंचाने के लिए अगर किसी प्रकार का स्टेप सिनेमा के लोगों के द्वारा लिया जाता है तो उसे इसी तरीके से रोक दिया जाता है या कुचल दिया जाता है। तो इसी प्रकार की बात इसमें कही गई है। साथ ही जो इसे री एग्ज़ामिन करने की जो इसमें पावर है वो भी इसमें जो सेक्शन 5B(1) है उसके तहत प्रदान की गई है। OTT पर भी ओवर द टॉप जो सिनेमा चल रही हैं जैसे कि G5 करके है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन प्राइम है, इस प्रकार का जो OTT है उनके ऊपर भी नई पाबंदियाँ लगाने की तैयारी इस अमेंडमेंट में की जा रही है। और आर्टिकल 19(2) जो सेक्शन है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, अगर वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो फ्रीडम इसमें प्रदान किया गया है उसमें अगर प्रॉब्लम होती है, उसके द्वारा अगर प्रॉब्लम की जाती है तो उसे भी इसमें रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इस प्रकार का क्लॉज भी इसमें लगाया जाएगा। तो इस प्रकार की बात इसमें कही गई है कि जो सिनेमा एक एक्सप्रेशन है, हमारे देश में जो भी कुछ चल रहा होता है सिनेमा से काफ़ी लोगों को सीखने को मिलता है और ये एक परिदृश्य तैयार करता है कि किस प्रकार का भविष्य आगे हमारा तैयार होगा। तो ऐसी स्थिति में इन सिनेमास पर इस प्रकार की पाबंदी लगाना कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक जायज़ है, इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो क्रिमिनलाइजेशन को लेकर की गई है। जो हमारे देश में जो लॉ हैं उनके द्वारा बार बार उन्हीं पर बात की जाती है, जिसमें UAPA एक्ट है 1967 का और एक जो टाडा है और 1985 का, इसके बारे में बात की गई है इस आर्टिकल में। और बताया गया है कि हाल ही में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आए हैं उन जजमेंट के अकॉर्डिंग जो ये लॉज हैं उन लॉज का यूज़ अनफेयर बहुत ज़्यादा हो रहा है और फेयर यूज़ बहुत कम हो रहा है। इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। और टाडा जो एक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए लगाया जाता है और UAPA लगाया जाता है, जो उनका जो मेन यूज़ है वो सिर्फ इतना ही है कि जिस भी एक्यूज़ को पुलिस पकड़ती है या कोई भी अगर ऐसी बात सरकार के द्वारा बोली जाती है उस पर पुलिस के द्वारा एक्शन दिया जाता है, उसे
बेल से बचाने के लिए ही ऐसे ऐसे जो लॉ हैं उसके ऊपर लगाए जाते हैं, ऐसी धाराएं उनके ऊपर लगाई जाती हैं। इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। इसलिए जो इन लॉज का क्रिमिनलाइजेशन है, इन लॉज का जो यूज़ लोगों को परेशान करने में किया जा रहा है, उन्हें टेरराइज करने में किया जा रहा है, टॉर्चर करने में किया जा रहा है, इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। दोस्तों आप देखेंगे कि इसमें कुछ डाटा भी प्रस्तुत किया गया है। 2015 से 2019 तक जो 7,840 लोगों को यूएपीए में डिटेन किया गया था, जिसमें से सिर्फ बहुत कम लोगों पर जो एक कार्रवाई है वो फाइनल लेवल पे पहुंच पाई थी। और इसके अलावा जो टाडा में 1994 तक जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था उनकी संख्या 67,000 लोग थी और 725 लोगों को ही इसमें सज़ा हो पाई थी। ऐसी बात इस आर्टिकल में डाटा में प्रस्तुत की गई है। तो आप इन चीज़ों को अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यूएपीए में सिर्फ 155 लोगों को सज़ा हुई थी, मतलब उनका जुर्म साबित हुआ था। तो ऐसी स्थिति में 7,000 का रेशियो कहाँ है और 155 का कहाँ है। इसी प्रकार इसमें 67,000 लोगों को टेररिस्ट बना दिया गया था और टेररिस्ट बना देने के बाद में जो उनके ऊपर कार्रवाई चली तो 725 लोगों को ही सिर्फ उसके आधार पर सरकार ने जेल में भेजा था, कोर्ट ने भेजा था। करतार सिंह केस जो 1994 का था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रकार की बात कही थी कि जो सरकार के द्वारा इन धाराओं का यूज़ जो किया जा रहा है या पुलिस के द्वारा इन धाराओं का यूज़ किया जा रहा है वो सिर्फ बेल से बचाने के लिए ही किया जा रहा है। इसके अलावा इसका कोई मेजर यूज़ दिखाई नहीं देता है, कोई भी यूज़ इसमें किया नहीं जाता है। हालांकि आपको ये बता दें कि जो टाडा जो केस है उसमें पुलिस का जो स्टेटमेंट होता है वो भी एडमिसिबल होता है, उसे भी माना जाता है। आपको बता दें कि जो जनरल जो केसेस होते हैं, जनरल जो लॉज हैं, उन लॉज में जो पुलिस का स्टेटमेंट होता है, पुलिस के द्वारा जो भी गवाही दी जाती है उसे माना नहीं जाता है। लेकिन टाडा जैसे केस में पुलिस के द्वारा अगर कोई गवाही दी जाती है तो उसे भी माना जाता है, एडमिस किया जाता है। तो उस स्थिति में भी पुलिस के द्वारा जो भी चीज़ें कही जाती हैं उसे मान लिया जाता है और उसे उसी आधार पर जिसके ऊपर यह केस चलाया जाता है उसे सज़ा दी जाती है या जेल में रखा जाता है। तो ऐसी बात इस आर्टिकल में बताई गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि टाडा और ये जो जैसे जो केस हैं जो कि बहुत ही बड़े लेवल के केस हैं, टेररिज्म इन पे हावी रहता है, इन लॉज में शामिल रहता है। ऐसी स्थिति में के देश के किसी नागरिक या किसी स्टूडेंट पर जो कि कोई धरना या प्रदर्शन करता है किसी चीज़ के खिलाफ या सरकार के कोई भी पॉलिसी के खिलाफ, उन पर इस तरीके का लॉ लगाना और उनके लाइफ को डिस्टार्ट करना या नई अलग डायरेक्शन में उसे ले जाना, इस प्रकार की बात ठीक नहीं है। और जुडिशरी में अगर ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तो यह बहुत ही गलत बात है। ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है। इसलिए जो इन लॉज में तुरंत प्रभाव से सुधार की ज़रूरत है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पूरे विश्व में 100 से ज़्यादा टेररिस्ट की जो परिभाषाएं हैं उन्हें अपनाया गया है और कोई एक यूनिवर्सल परिभाषा से टेररिज्म को परिभाषित नहीं किया गया, आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया गया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक कमेटी को यह कार्य सौंपा था कि आप जो आतंकवाद है उसकी एक परिभाषा बनाइए कि किस चीज़ को आतंकवाद कहा जाएगा, किस कृत्य को आतंकवाद कहा जाएगा। लेकिन 50 साल बीतने के बाद में भी अभी कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है कि कोई एक यूनिवर्सल डेफिनेशन टेररिज्म को दी जाए। इसके अलावा जो यूएपीए का जो सेक्शन है और जो यूएपीए का जो सेक्शन 15 है उसमें यह कहा गया है कि जो टेररिज्म जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी में बॉम्ब्स के द्वारा, डायनामिट के द्वारा और अदर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के द्वारा अगर कोई कृत्य किया जाता है और फायर आर्म्स में यूज़ किया जाता है या कोई नॉक्सियस गैस इसमें यूज़ किया जाता है तो उसको आतंकवाद कहा जाता है। और कौन सा कृत्य आतंकवाद कहलाता है उसकी बात भी इसमें की गई है कि जो कि हमारे देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सोवरेनिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, उस प्रकार के कृत्य को
यूएपीए के अनुसार टेररिज्म कहा जाता है, आतंकवाद कहा जाता है, आतंकवादी गतिविधि कहा जाता है। इसके अलावा आतंकवादी गतिविधि में जो कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं उसको भी आतंकवादी गतिविधि कहा जाता है। इसके अलावा जो बाय एनी अदर मीन्स का जो इसमें यूज़ किया गया है उसके इसी क्लॉज के द्वारा ही इसमें यूएपीए का यूज़ कर लोगों को टॉर्चर किया जाता है, जो लोग अपनी आवाज़ उठाने की बात करते हैं। इसीलिए इस लॉ में जो स्पेसिफिक वर्ड का यूज़ नहीं होने के कारण किसी भी लोकल यूज़ में इसे लेना ठीक नहीं है और न्याय संगत नहीं है, ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है। इसीलिए जो सीए का जो अमेंडमेंट बिल आया था उसमें जो धरना दिया गया था उस धरने में इस लॉ के तहत गिरफ्तारी ही नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी बात इसमें यहाँ कही गई है। और इसके अलावा जो याकूब अब्दुल रज़ाक मेनन का केस था 2013 का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात कही गई थी कि जो असैसिनेशन है, हाईजैकिंग है और बॉम्बिंग से रिलेटेड हैं, एक्सप्लोजिव से रिलेटेड हैं, उन्हीं से रिलेटेड जो करते हैं उनको आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा अभी जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया था और हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिया था कि जो यूएपीए जो लॉ है उसमें वापस से एक विचार करने की ज़रूरत है और पुलिस को भी चाहिए कि इस प्रकार के जो लॉ हैं उन्हें बर्बरता से यूज़ ना करे और उन्हें न्यायसंगत तरीके से ही यूज़ किया जाना चाहिए, ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है। साथ ही दोस्तों जो कुछ जजमेंट हैं उनका जिक्र भी इसमें किया गया है। इन जजमेंट्स में यही देखने को मिला है कि मोर और लेस सरकार के द्वारा या किसी गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा या पुलिस के द्वारा इन लोगों को अरेस्ट किया गया था और उन्हें टॉर्चर करके इस तरीके से प्रस्तुत किया गया था कि ये एक आतंकवादी हैं, जिनसे कि इनके इमेज भी ख़राब होती है और उनको जो जिस कार्य के लिए वो इस प्रकार का कदम उठाते हैं वो कदम पीछे ना हट के उन्हें और मजबूती प्रदान करता है और वो और मजबूती से आगे बढ़ते हैं, ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है। तो इस प्रकार से जो यूएपीए का जो अभी मिसयूज़ हो रहा है उस प्रकार के कई केस आपको देखने का मिलेंगे, जैसे राम मनोहर लोहिया का 1966 का केस था। इसके अलावा जो पीयूसीएल का जो हिस्टोरिक जजमेंट था उसके बारे में आपको बात की गई है, जो पीओटीए इसमें लगाया गया था। और इसके अलावा बहुमानी ने अभी हाल ही में कहा है कि जो यूएपीए लॉ है उसे वापस से एक बार सृजन करने की ज़रूरत है, उसमें वापस से लॉ को वापस से बनाने की ज़रूरत है, डेफिनेशन देने की ज़रूरत है, इस प्रकार की बात अभी हाल ही में कही गई है। तो ऐसे केसेस बहुत हैं जिसमें यूएपीए को लगाकर या टाडा को लगाकर या पीओटीए का केस लगाकर किसी भी एक्यूज़ को गिरफ्तार किया गया था और उसे टॉर्चर किया गया था कई महीनों तक पुलिस के द्वारा, जो कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, कोई चार्जशीट पेश नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति में जो उस व्यक्ति की बेल नहीं हो पाती है तो इस प्रकार से उसे जेल में ही रखकर टॉर्चर किया जाता है, ऐसी स्थिति पैदा होती है। तो इसीलिए पुलिस को चाहिए कि जो वो इस प्रकार के यूज़ कर रही है लॉज के यूएपीए को लेकर या टाडा को लेकर, उनके यूज़ में बहुत ही सावधानी बरते और सावधानी से इन लॉज को यूज़ किया जाए। इन लॉज को सावधानी से यूज़ नहीं किए जाने की स्थिति में जो नुकसान होता है वो देश की अखंडता को ही होता है और ऐसे में जुडिशरी से और जो लॉज हैं उस पे से जो आम पब्लिक है तो होती है उसका उनका विश्वास ख़त्म होता है। ऐसी स्थिति पैदा होने से रोकी जानी चाहिए और पैदा ही नहीं होनी चाहिए ऐसी स्थिति। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। कुल मिलाकर यूएपीए और जो टेररिज्म से रिलेटेड, आतंकवाद से रिलेटेड जो भी लॉज हैं उनके बारे में इसमें कहा गया है कि इन लॉज का जो सही यूज़ है वो आज तक बहुत कम हुआ है, लेकिन इनका जो गलत यूज़ है वो आजकल बहुत ज़्यादा आज तक बहुत ज़्यादा हुआ है, ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है। तो इसे रोका जाना चाहिए और इसमें इन लॉज में जो भी परिभाषाएं या संभावनाएं दी गई हैं उसे सुधार जाना चाहिए। चलिए बात करें अगले आर्टिकल की तरफ।
दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बात कही गई है वो पुलिस के द्वारा जो टॉर्चर की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है सच को बाहर निकालने के लिए, उसके अगेंस्ट में बात की गई है। और ऐसा कहा गया है कि जो टॉर्चर के अगेंस्ट में भारत में जो भी स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है, और कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि अगर पुलिस के द्वारा अननेसेसरी टॉर्चर अगर किसी व्यक्ति को किया जाए, किसी एक्यूज़ को किया जाए, तो उसकी स्थिति में क्या होना चाहिए। तो ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है। इसमें बताया गया है कि पुलिस के द्वारा जब भी किसी को टॉर्चर किया जाता है तो उस टॉर्चर के केस में जानबूझकर ही ऐसी स्थिति पैदा की जाती है कि उसे जबरन टॉर्चर किया जाता है। हालांकि टॉर्चर करने से किसी भी केस का जो स्थिति होती है वह संभवतः चेंज नहीं होती है, लेकिन टॉर्चर कर जो सरकार के द्वारा पुलिस के द्वारा ऐसी स्थिति बनाई जाती है कि जो एक्यूज़ है वो अपने गुनाह को कबूल कर ले, और गुनाह को कबूल कर कोर्ट में भी यही बात कहे। जो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो कोर्ट में पुलिस का जो बयान होता है वो मान्य नहीं होता है, पुलिस के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है वो मान्य नहीं। ऐसी स्थिति में अगर पुलिस के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को टॉर्चर किया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, और अगर इस प्रकार की स्थिति पैदा की जाती है तो वो स्थिति पुलिस के द्वारा इस प्रकार की पैदा करना ठीक बात नहीं है। और जब उनका कोर्ट में अगर उनके द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है कोई भी कन्फेशन या किसी भी प्रकार की कोई चीज़ वो मान्य नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में इन्हें टॉर्चर करने का अधिकार भी नहीं देना चाहिए, प्रताड़ित करने का अधिकार भी किसी भी एक्यूज़ को नहीं देना चाहिए। और इस जो टॉर्चर की पावर जो पुलिस को दी गई है वो उस पावर के अगेंस्ट में वो उन एक्यूज़ को परेशान करने या उस पर बर्बरता करने के लिए उसका यूज़ करते हैं, जबकि उनका जो स्टेटमेंट होता है वो एडमिसिबल नहीं होता है कोर्ट में। सिर्फ अगर ऐसा स्टेटमेंट जो किसी एक्यूज़ के द्वारा दिया जाता है, उस स्टेटमेंट में अगर कोई उन्हें गवाह के तौर पर अगर कोई व्यक्ति मिले या कोई ऐसी चीज़ हो जो सबूत के रूप में यूज की जा सके, ऐसी चीज़ अगर उनके द्वारा बताई जाती है तो ऐसी स्थिति में ही वो कोर्ट एडमिट करता है, और वो यही एडमिट करता है कि ये जो गवाह या सबूत जो भी पुलिस को मिले हैं वो एक्यूज़ के द्वारा ही उन्हें इनका पता बताया गया है या उनके बारे में वो बताया गया है। इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। तो टॉर्चर को लेकर हमारे देश में जो लॉज हैं उन्हें रिफाइन करने की ज़रूरत है, और वैसे तो इस प्रकार का कोई विशेष लॉ नहीं बनाया गया है। बस हमारे देश में जो पुलिस के द्वारा जो 3rd डिग्री का टॉर्चर जो पहले किया जाता था उसे अभी रोका गया है, और कई ऐसे केसेस हैं सर्वे के हिसाब से जिसमें ये बताया गया है कि लगभग 12,000 जो ऐसे काम करने वाले लोग थे जिनके ऊपर ये इस प्रकार का टॉर्चर किया गया था। कई तो लोग होते हैं, कई एक्यूज़ होते हैं जो इस प्रकार के टॉर्चर को सह जाते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जबरन इस प्रकार का टॉर्चर कर उनसे गुनाह कबूल करवाया जाता है और स्टेटमेंट लिखवाया जाता है। इंटरोगेशन के टाइम पे कई बार स्थिति ऐसी भी पैदा हो जाती है कि जो एक्यूज़ होता है उसकी मौत तक हो जाती है। तो कस्टडी में जो मौत होती है उसके लिए भी हमारे यहाँ पर जो लॉ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी जो एक्यूज़ को प्रताड़ित करने की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम नहीं हो रही है, ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है। तो कुल मिलाकर जो पुलिस के द्वारा जो टॉर्चर किया जाता है उसका अप्रूवल का ऐसा एक सिनेरियो तैयार किया जाना चाहिए कि किसी भी बड़े अधिकारी या किसी हायर अथॉरिटी के द्वारा इस अप्रूवल को दिया जाना चाहिए, और पुलिस को यह अधिकार सीधे तौर पर नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी एक्यूज़ को गिरफ्तार करे और उस पर किसी भी पेपर पे साइन करा कर या तो स्टेटमेंट ले ले या उसको टॉर्चर कर उससे स्टेटमेंट लिखवाए। ऐसी पावर डायरेक्टली पुलिस को नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है, और जो सुधार हैं वो सुधार सरकार के लेवल पे किसी भी लॉ को बनाकर किए जा सकते हैं, और लॉ को बनाने के साथ में उसे
पूर्णतः जो मनवाना है वो उसका कार्य भी सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस और सरकार का जो तालमेल होता है वो बहुत ही पुराना होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और इस तालमेल में कई अच्छे कार्य भी इनके द्वारा किए जाते हैं और कई बुरे कार्य भी सरकार के कहने पर इनके द्वारा किए जाते हैं। तो पुलिस को वैसे भी लेजिस्लेटर जो होते हैं उनसे शय मिली भी होती है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रताड़ित करने वाली जो स्थिति है उसे किस प्रकार से सुधारा जाएगा, वो भी एक इंडियन लॉ के लिए चैलेंज है। और इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बात कही गई है वो हाल ही में जो G7 की मीटिंग हुई है उसमें जो पेंडेमिक को लेकर जो डिसीजन लिए गए थे उनके बारे में बात की गई है। इस G7 की मीटिंग में पेंडेमिक्स को लेकर बात कही गई थी कि इनके भविष्य में होने के लिए जो कई चीज़ें हैं उनके ऊपर काम किया जाएगा और एक फ्यूचर विज़न लेकर पेंडेमिक्स को किस प्रकार रोका जा सकता है और किस प्रकार इन्हें होने से बचाया जा सकता है, इस प्रकार की बात कही गई थी। लेकिन अभी तक G7 के द्वारा जो कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी डिसीजन है, कोई भी स्टैंड है वो नहीं लिया गया है। दोस्तों, G7 के बारे में आप जानते हैं तो बताइए, G7 के जो ग्रुप ऑफ 7 है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस आर्टिकल में यही बात कही गई है जो एक IAPPR के द्वारा एक रिपोर्ट प्रदर्शित की गई है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो अभी जो पेंडेमिक्स हाल ही में जितने भी सर्जित हुए हैं, जितने भी आए हैं, उसमें जूनोटिक लेवल के जो तरह के जो पैथोजेंस हैं वो ज़्यादा हैं। जूनोटिक का मतलब जो जानवरों से जो फैलने वाले जो रोग हैं उनमें ज़्यादा महामारी फैलने का प्रभाव देखा गया है। और ये जानवरों से फैलने वाले जो ये महामारी के लक्षण हैं वो मनुष्य में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि मनुष्य आजकल इन जानवरों को बहुतायत में जो उपयोग में लेने लग गया है। इस कारण से जूनोटिक जो पैथोजेंस हैं वो हमारे शरीर में आसानी से पहुंच जाते हैं। इसके अलावा जो अभी ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा जो आइस है वो भी पिघल रही है। और जो आइस है इसमें इसके लिए कहा जा रहा है कि ये 24,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी जो आइस है वो यहाँ पर अभी मेल्ट होने लगी है। और इस आइस में कई ऐसे माइक्रोब्स हैं, कई ऐसे जीव हैं जो इसमें पनप रहे थे, वो भी अब पानी में मिल रहे हैं। उनके द्वारा भी कई ऐसी बीमारियों का सृजन किया जा रहा है जो कि अभी उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है और इस प्रकार से ये बीमारियां महामारी का रूप ले लेती हैं। तो WHO के द्वारा भी यह कंसर्न अभी प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसके संदर्भ में कोई विशेष जो गाइडलाइन है वो तय नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में महामारी से निपटने के लिए भविष्य में हमारी जो रूपरेखा है वो भी तैयार नहीं है। इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है कि जो महामारी से संबंधित जितने भी हमारे डिसीजन हैं उसमें सिर्फ बात करने के अलावा हमें एक प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और महामारी के संबंध में जितने भी सिस्टम हम लोगों ने चलाए हैं या जो भी चीज़ें हमें की हैं, जो भी डिसीजंस हमने लिए हैं, उन्हें हमेशा के लिए पाबंद करना और हमेशा के लिए मान के चलने की बात हमारे द्वारा की जानी चाहिए। जैसे कि चाइना ने जब यह शुरू में कोविड का जब महामारी का जब केस चाइना में आना शुरू हुआ था तो उन्होंने इसे एक जूनोटिक लेवल का ही वायरस माना था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जहाँ वहाँ पर जो भी फूड के जो ऐसे एरियाज थे जहाँ पर जानवरों को बेचा जाता था और ख़रीदा जाता था, तो उन्होंने उस पर बैन लगा दिया था उन बाज़ारों को बंद कर दिया गया था। ऐसे डिसीजन भी हम लोगों को लेने चाहिए ताकि ऐसी स्थिति बार बार पैदा नहीं हो सके। इस प्रकार की बात ही इस आर्टिकल में कही गई है कि G7 ने भी कोई ज़्यादा विशेष इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में जो देश हैं उन्हें अपने लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर इस बात को बढ़ाना चाहिए। और सिर्फ महामारी अगर अभी कम हो गई है या कम होने की स्थिति में है तो ऐसा नहीं है कि भविष्य में इसकी स्थिति पैदा नहीं हो सकती। भविष्य में ऐसी स्थिति फिर से पैदा हो सकती है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जो थर्ड वेव है वो भारत में आने की बात अभी कही जा रही है। सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसका टाइम बताया जा रहा है।
तो ऐसी स्थिति में इस महामारी से लड़ने के लिए इस प्रकार के डिसीजन लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसी बात इस आर्टिकल में बताई गई है। तो दोस्तों ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपके पास अगर हमारे लिए कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही अपने जो फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।